एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए 2024 के बोर्ड परीक्षा में, उन सभी के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के हम लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस देखने जो आप सभी को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट चैप्टर से लिए गए, जैसे गणित में जितने भी चैप्टर है, वास्तविक संख्या, आपका द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, वृत्त, ये सारे त्रिकोणमिति, प्रायिकता, सभी को मिला के आप लोगों को यहाँ पे सेट तैयार किया गया है। और यहाँ से लगातार कई प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, तो अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पूर्णांक रहेंगे दोस्तों आप सभी को 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किसका जवाब देना है, 50 का। 30 आपका लघु उत्तर मतलब 2 मार्क्स का रहेगा, 15 का जवाब देना है। 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। ठीक है, टोटल आप लोगों को यहाँ पे 100 मार्क्स में समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। ये सारे पैटर्न था आप सभी के एग्जाम्स के लिए जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा एक एक क्वेश्चंस को, ताकि ये प्रश्न या फिर इस टाइप के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में आएंगे तो आप बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। और ये वेबसाइट है इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। starkstudy.com गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति से यहाँ पे आया हुआ है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक मान किसका होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, cos 45, sin 0, cot 45 और यहाँ पे cos 60। तो सबसे पहले जानते हैं cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। sin 0 कितना होता है, 0 डिग्री। cot 45 क्या होता है, 1 होता है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 तो cos 60 हो जाएगा 1/2। अब बताओ सबसे अधिक मान किसका है इसमें से? तो सबसे अधिक मान तो यहाँ पे एक ही है। सबसे ज़्यादा मान क्या है, यहाँ पे cot 45 का मान 1 है, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब बोलोगे कि सर सबसे कम मान किसका है? तो सबसे कम मान 0 से भी क्या कम होगा क्या? तो सबसे कम जो है 0 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सबसे कम। क्या हो जाएगा, ये सबसे कम मान। ठीक है ना, और सबसे अधिक में 1, क्योंकि 1 में √2 से भाग देंगे तो 1 से हमेशा छोटा ही आएगा। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। देखिए निर्देशांक अक्षों के, मान लीजिए ये कोई निर्देशांक है आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु बोलेंगे। और निर्देशांक अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं मूल बिंदु के नाम से, ओरिजिन के नाम से। किसके नाम से? मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है यही इसका राइट आंसर। और इसका जो एक्स मतलब कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक जो होगा वो 0,0 होगा। क्या होगा, 0,0। यहीं से स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है ना। थर्ड नंबर कहा गया है कि बिंदु -6 को -8 किस पाद में स्थित है, बताना है क्या? ये तो सिंपल है, तृतीय पाद हो जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होता है, इसमें आपको माइनस पॉजिटिव होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है। तो बताओ यहाँ पे कहा गया कि -6 -8, तो दोनों माइनस जगह है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड में हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगला कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब बताओ हम लोग कोई भी संख्या p/q के रूप में लेते हैं, शांत होने का जो शर्त है, शांत होने का शर्त मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। शांत होने का शर्त जो है वह है कि q का मान, जो ये हर में है q का मान, उसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तब ये शांत हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ और, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब कोई भी कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4/10 है, ठीक है ना, इसमें कॉमन है ना 2, तो इसको कटा देंगे 2 और ये हो जाएगा 5, तो 2/5। ये इस तरीके की संख्या होनी चाहिए कि कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो। अगर उभयनिष्ठ है तो उसको कटा के हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। 7/40, इसमें कॉमन तो नहीं है कुछ, तो 7/40 ही रखेंगे।
5/21 गुणनखंड करो इसको। देखो गुणनखंड होगा 4 गुने यहाँ पे 8 गुने 5 होगा ना, और ये कितना होगा आपका 3 गुने 7। देखो यहाँ पे देखो 2 और 5 आ रही है क्या, 2 और 5 किसी में भी, इसमें तो 11 गुने 11 आ रहा है, तो ये भी आपका अशांत हो जाएगा। 3 गुने 7 आ रहा है, ये भी आपका अशांत हो जाएगा। अब देखो 23/196 है यहाँ से, जब इसको भी अभाज्य गुणनखंड करोगे ना 196 का, तो इसमें 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 और 3 आ जाएगा, इसलिए हम लोग ये भी क्या होगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन पहला जो ऑप्शन है इसमें 8 और 5, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 क्या होगा, 5 ही होगा। तो 7 में देखो जो क्यू का वैल्यू है वो 2 और 5 के रूप का आ गया, तो इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। देखो अभी थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है, लेकिन जब आप इस तरीके के प्रश्न काफ़ी सारे कर लोगे, कम से कम 5-6 प्रश्न कर लोगे ना, तो आपको आसानी से सारे प्रश्न बनते हुए चले जाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने आप लोगों को ये सब बताने के लिए ये सब लिखा हूँ। और जैसे आप एग्जाम्स में सोल्व करोगे इसको ऑब्जेक्टिव में, तो आप डायरेक्ट क्या करना, जो कॉमन देखना कि कोई है तो कटा देना, और बाकी नीचे का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने, ठीक है ना, आपको तुरंत मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर, कहा गया है द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद होने का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र होने का द्विघात समीकरण का समीकरण, देखो ये होता है आपका ax² होता है ना, क्या होगा यहाँ पे ax² होता, तो ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है जनरल, इसका सूत्र होता है, व्यापक रूप होती है, ठीक है ना। लेकिन जब समीकरण लिखेंगे तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योग गुने x, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। शून्य कितना है, -4 और 7 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा की जगह -4 और 7, -4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो यहाँ पे -28 हो जाएगा। अब हम लोग मान पुट कर देंगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो -3x, अल्फा इंटू बीटा का मान -28, तो यहाँ पे -28, ये क्या हो गया, इसका समीकरण हो गया द्विघात बहुपद का, x² -3x -28, यही इसका क्या हो गया, सी राइट आंसर हो गया। बस आपको ये याद होनी चाहिए इतना, द्विघात बहुपद हो या फिर द्विघात समीकरण, दोनों का एक ही होती है फार्मूला, समीकरण लिखने का तरीका, ठीक है ना। अगला देखते हैं 6 नंबर, कहा गया कि बहुपद fx का मान इतना दिया गया, तो f-1 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करनी है, f x के जगह पे -1 है तो सभी जगह -1 रख दो x के जगह पे, तो 3 गुने -1 का स्क्वायर -7 गुने -1 प्लस 2, जब इसको हल करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस तो 7 प्लस 2, तो 7 3 10 2 12, ये क्या हो गया, इसका 12 राइट आंसर हो गया इस f-1 का इस बहुपद में डालने से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, कहा गया है समीकरण निकाय कोई दिया गया है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। देखिए अनगिनत हल होने के लिए जो शर्तें हैं, शर्त वो होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2, ठीक है। तो देखते हैं a1 के जगह पे कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है ना यहाँ पे, तो 1/a2 के जगह पे 5, x वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद 2/k, फिर उसके बाद 3/15। अब देखो 1/5 आया, इसको भी 1/5 करेंगे, कटाएंगे तो 1/5। अब k का वैल्यू आप क्या रखोगे ताकि 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ऊपर में है तो k का वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगी। हालांकि आप निकाल सकते हो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 दूनी 10 और ये k हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा k बराबर 10 होना चाहिए इसका मान अनगिनत हल होने के लिए, ठीक है, k का, तो यही इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि द्विघात समीकरण कौन सा है। देखो यहाँ पे x³ आ गया, द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात कितना होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2x² प्लस 3 5 प्लस x इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। देखो ये भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बट्टा में 2x है ना, जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 4, इधर चल जाएगा 4 दूनी 8x³, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हल करते हैं, देखो x²
प्लस यहाँ पे 4x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 4, ये लग रहा है आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे है। ये लग रहा है क्या है, द्विघात समीकरण है। ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पे सी जो है यहाँ पे देखो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर बोलो, आप बोलोगे तो कि यहाँ पे सी ऑप्शंस में क्या दिक्कत है, सी ऑप्शंस क्यों नहीं होगे द्विघात समीकरण। जब इसको हल करोगे ना तो ये 2x² यहाँ से 2x² कट जाएगा। देखो 2x² प्लस 3 है, जब इसको हल करोगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10x, फिर माइनस यहाँ पे 15, फिर इसको हल करोगे तो प्लस 2x² और माइनस में 3x। ठीक है, अब देखो दोनों अगर सेम चिन्ह है बराबर में तो कट जाएगा आपस में, या फिर इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो -2x² हो जाएगी। तो अब बताओ ये द्विघात समीकरण रहा, नहीं ना रहा, तो इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं कि द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 p नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। तो मूल निकालने के लिए x बराबर सीधीधारा चार्ज के नियम लगा दो, -b तो -q प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac, तो b² कितना है q² माइनस 4pr अपॉन यहाँ पे 2a, 2p ए के जगह पे क्या है 2p। अब देख लो ये किस ऑप्शन में है, -q प्लस माइनस q² माइनस 4pr अपॉन 2p, यही इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है ना। 10 नंबर है कि समीकरण के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए कह के। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है -18, सी का मान कितना है 6। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं -b माइनस -18, ए के जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 18/3 बराबर 6। -6 नहीं +6 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है, कहा गया है कि इतना दिया गया है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, जब मान लेते कि कोई अल्फ़ा है, ठीक है, और दूसरा व्युत्क्रम का मतलब 1/α होनी चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसका मान पुट करेंगे। तो देखो अल्फ़ा के जगह पे एक मूल है अल्फ़ा, ठीक है, और बीटा के जगह पे क्या है 1/α, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि मूल जो वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है ना। तो पहला मूल ये है, ये दूसरा आपका मूल है। ठीक है, तब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा लिखो, बीटा के जगह पे 1/α लिखो, c/a, तो c के जगह पे यहाँ पे देखो इसमें भी c है और a के जगह पे यहाँ भी a है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो a बराबर यहाँ पे क्या हो गया c, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका क्या हो गया रिलेशन, राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 170 है। तो a बराबर यहाँ पे 17 है, d निकालेंगे 34 माइनस 17 बराबर 17। ठीक है ना। tn बराबर 117 है, तो n का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल जाएगा 170 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 17। ये उधर जाएगा तो 153/17 n माइनस 1, तो 17 9 n का वैल्यू कितना हो गया 10। 10वां पद जो है वो 170 होगा। ठीक है ना, 10वां पद क्या होगा 170 होगा। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी, a का मान 51, d का वैल्यू -3, tn का वैल्यू कितना 6, लास्ट पद है ना 6, तो 6 बराबर a प्लस 51 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -45 बट्टा में -3 बराबर n माइनस 1, कट जाएगा ये आपस में, तो 15 या 45, n का वैल्यू यहाँ पे 16। ये 16वां पद जो है, इसमें 16 पदों की संख्या है। ठीक है, इसमें क्या है 16 पद है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। यदि थीटा का वैल्यू या फाई का वैल्यू 45 डिग्री है तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई क्या होगा। देखो सेक 45 का मान प्लस कोसेक 45 का मान हम लोगों से पूछा गया है, तो सेक 45 का मान आप लोग को पता होनी चाहिए कितना होगा। तो 1/√2 cos 45 का होता है, तो उसका उल्टा √2 हो जाएगा। कोसेक 45 का साइन 1 में साइन 45, तो ये √2 ये भी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2√2 आपस में जोड़ के, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2√2, आंसर राइट। नेक्स्ट देखते हैं यदि √3 10a माइनस 3 बराबर 0 है तो क्या होगा। अब देखो यहाँ से √3 मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, क्या किया
√3 कॉमन कर लिया तो बचा क्या 10a, बचा ना 10a माइनस यहाँ पे क्या बचा, नहीं तो ऐसे करो आप लोग √3 10a को रहने दो, ठीक है, और ये इसको इस साइड भेज दो, ये हो जाएगा 3। अब 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाना है। तो √3 से √3 गया तो 10a का वैल्यू √3 कब होता है, जब 10 60 डिग्री का वैल्यू होती है। तो 10 से 10 गया तो a का वैल्यू कितना 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 15 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए यहाँ से लगभग 5 से 7 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरीके के हर सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोज आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया।